नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 5 मिनट नॉलेज में। मैं हूं आपका होस्ट कुंदन। आज हम बात करेंगे राजपूतों के राज्य गठन के बारे में। ये एक दिलचस्प विषय है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे राजपूतों ने अपने शासन का निर्माण किया और भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका क्या थी। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। राजस्थान में राजपूतों के तहत राज्य निर्माण। 7वीं शताब्दी के बाद का काल विशेष रूप से राजस्थान में शासक कबीलों के विकास से चिह्नित है, जिन्हें राजपूत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों द्वारा कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ उन्हें विदेशी मूल का मानते हैं, जबकि अन्य उन्हें क्षत्रिय वर्ण का मानते हैं। बर्दिक परंपराएं उन्हें माउंट आबू पर अग्निकुंड से उत्पन्न मानती हैं। बाद की वीर गाथाएं या परंपराएं सुझाव देती हैं कि राजपूत वर्ग में 36 कबीले शामिल थे, जिनमें से प्रारंभ में 12 या 24 हो सकते थे। शासकीय वंशों का निर्माण एक प्रक्रिया माना जाता है जो क्षत्रिय स्थिति की आरोपण के द्वारा उभरी और मजबूत हुई। ये दावे केवल उनकी वंशावली को ट्रेस करने की इच्छा की अभिव्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने शासक के रूप में अपनी स्थिति को न्याय संगत ठहराने का एक साधन भी प्रस्तुत किया। कृषि बस्तियों में वृद्धि के साथ कृषि अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन एपिग्रामिक और पुरातात्विक साक्ष्य से होता है। पश्चिमी और मध्य भारत से प्राप्त अभिलेखों में राजपूत कबीले द्वारा सबरास, भील और पुलिंदों के अधीनता का उल्लेख है। राजपूत शासकीय वंशों ने जनजातीय समूहों की कीमत पर वृद्धि की। बेहतर कृषि तकनीकों ने नए क्षेत्रों की बस्तियों को प्रोत्साहित किया और जनजातीयता से राज्य राजनीति में धीरे धीरे परिवर्तन को बढ़ावा दिया। इस अवधि की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी वर्ण पदानुक्रम के भीतर सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया। मिदास और हूना इस प्रक्रिया का उदाहरण हैं, क्योंकि उन्होंने जनजातीय स्थिति से राजपूत रैंक प्राप्त की। प्रतिहारास गुर्जरा कबीले से संबंधित थे और 8वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण शासक शक्ति बन गए। वे मूल रूप से पशुपालक और कृषक थे। मंडोर के प्रतिहारास 887 ईस्वी को एक ब्राह्मण की क्षत्रिय पत्नी से वंशज माना जाता है, जिससे वे ब्रह्म कक्षत्रिय स्थिति का दावा करते हैं। मेवाड़ के गुगिलास 10वीं से 11वीं शताब्दी को भी ब्रह्म कक्षत्रिय स्थिति का धारक माना जाता है। साकंभरी के चहमान चौहान 1159 ईस्वी को भी ब्रह्म कक्षत्रिय माना जाता है। उनकी वंशावली को पौराणिक पात्रों जैसे महाराजा कर्ण, लक्ष्मण, वेदों के देवताओं जैसे इंद्र, विष्णु, सूर्यवंश और कृतायुग के इक्ष्वाकुओं से जोड़ा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्म कक्षत्रिय स्थिति एक उपकरण थी, जिसका उपयोग नए शुद्ध क्षत्रिय स्थिति को और अधिक शुद्ध और उच्च ब्राह्मण स्थिति से प्राप्त करने के लिए किया गया था। इस प्रकार की वंशावली का निर्माण उस अवधि में किया गया जब उपसेवा से संप्रभु शक्ति में परिवर्तन हो रहा था। ये वंशावलियां अतिशयोक्ति थीं, हालांकि उनमें कुछ तत्व वास्तविकता के थे। गुजरात के गुर्जर प्रतिहारस वाले वंश वल्लभी राजा के अधीन थे। प्रारंभिक गुगिलास ने मौर्य और प्रतिहारस के फ्यूडेटरी स्थिति धारण की। छमान की वंशावली स्मंत शब्द का उल्लेख करती है, जो यह साबित करता है कि वे गुर्जरा प्रतिहारास के फ्यूडेटरी थे, और नरदेव या नृप राजा शब्द उनके स्वायत्त स्थिति में परिवर्तन का संकेत देता है। उपर्युक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि राजपूतीकरण प्रक्रिया, शासकीय वंशों का निर्माण, फ्यूडेटरी का उदय कैसे प्रचलित ग्रेडेड राज्य संरचना के भीतर हुई। महत्वपूर्ण विशेषताएं: राजपूत कबीले के बीच भूमि का वितरण, जिससे बड़े संपत्तियों का उदय हुआ। गांवों का समूह बनाना, जिसमें 6 या 6 के गुणांक या 84 गांवों का समावेश था, ने क्षेत्रीय और प्रशासनिक इकाइयों का निर्माण किया। इस अवधि में निर्मित किलों ने शासक कबीले की राजनीतिक शक्ति को व्यक्त किया, और ये किले सन्निहित भूमि धारणाओं से पोषित होते थे और राजपूत राजनीतिक प्रणाली का हिस्सा बनते थे।
विभिन्न राजपूत कबीले के बीच विवाह गठबंधन ने राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव डाला। अंतर्जातीय विवाह नेटवर्क केवल राजपूतों तक सीमित थे, अर्थात शासक अभिजात वर्ग। इस अवधि में शक्ति अर्जित करने वाले सामाजिक समूहों ने स्थापित राजपूत वंशों के साथ विवाह गठबंधनों में प्रवेश करके और क्षत्रियकरण के माध्यम से अपनी स्थिति को सामाजिक और राजनीतिक रूप से वैध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि 13वीं शताब्दी तक राजपुत्र श्रेणी न केवल राजनीतिक स्थिति का संकेत करती थी, बल्कि यह वंशानुगत हो गई थी। राजपूत कबीले के नेटवर्क का विकास और विस्तार हुआ। राजपुत्र, रौता, रणका जैसे उपाधियां 12वीं शताब्दी के बाद अधिक प्रचलित हुईं, जबकि समंत और महासमंत जैसे शब्द कम हो गए। राजपुत्र, रणका आदि शब्द कभी कभी समंत, महामंडलेश्वर आदि उपाधियों के साथ उल्लेखित होते हैं। रौता, रणका जैसे उपाधियां उन कई कबीले के अभिलेखों में भी पाई जाती हैं जो शायद सामाजिक राजनीतिक संरचना में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो यह प्रमाणित करता है कि राजपूत सामाजिक राजनीतिक प्रणाली एक समावेशी और लचीली संरचना थी। सैन्य शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने इन कबीले को शासक शक्तियों में बदलने में मदद की। राजपूत शासक कबीले या तो विभाजन, एक महत्वपूर्ण कबीला उपकबीले में विभाजित हो गया, या स्थानीय तत्वों के साथ समाकलन के माध्यम से बढ़ गए। भूमि आवंटन प्रतिहारास और उनके फ्यूडेटरी के तहत राजनीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। भूमि ब्राह्मणों और मंदिरों को प्रतिहार राजाओं द्वारा दी गई। ये अनुदान निस्संदेह स्थायी रूप से रखे गए थे। हालांकि ये अनुदान आर्थिक और प्रशासनिक विशेषाधिकारों की सटीक प्रकृति को स्पष्ट नहीं करते हैं। इन प्रशासनिक उपायों, भूमि अनुदान जारी करना, ने शासक समूह और किसानों के बीच भूमि मध्यवर्तियों के उदय को जन्म दिया। धार्मिक अनुदान प्रतिहारास के फ्यूडेटरी के क्षेत्रों में आम थे। धार्मिक अनुदान प्राप्तकर्ताओं को कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा राजस्व संग्रहण की जिम्मेदारी दी गई थी। 890 ईस्वी में प्रतिहार शासक भोज आई ने एक कलचुरी शासक को उसकी उत्कृष्ट सैन्य सेवा के लिए भूमि आवंटित की। प्रतिहार राजाओं ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी भूमि अनुदान दिया। प्रतिहारास के गुर्जर फ्यूडेटरी द्वारा जारी अनुदान में उसके नियंत्रण में क्षेत्र को स्वभोग अपता वामस्पोत का भोग के रूप में संदर्भित किया गया। वह शासक परिवार का सदस्य था और उसे प्रतिहार राजा द्वारा क्षेत्र दिया गया था, लेकिन उसने आगे इसे प्रशासनिक अधिकारों के साथ पुनः आवंटित किया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिहारास ने बहुत कम धर्मनिष्ठ अनुदान जारी किए। प्रतिहारास और उनके फ्यूडेटरी के तहत प्रशासनिक प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता उप फ्यूडेशन का अभ्यास था। धार्मिक अनुदान प्राप्तकर्ता दूसरों को अपने आवंटनों का कुछ भाग स्थानांतरित करके अनुदान देते थे। अनुदान भी मंदिरों और शिक्षकों को उन शासक कबीले के सदस्यों या अन्य फ्यूडेटरी द्वारा दिए गए थे, जो बिना अधिपति की स्वीकृति के भी उप अनुदान कर सकते थे। एक उच्च प्रतिहार अधिकारी द्वारा एक मंदिर को दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है, जिसे एक चहमान फ्यूडेटरी द्वारा अनुशंसित किया गया था। इस अनुदान के चार्टर में 2 शाही अधिकारियों के हस्ताक्षर थे। यह प्रशासनिक प्रणाली में शाही स्वीकृति के महत्व को दर्शाता है। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुदान करते समय हमेशा शाही और आधिकारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती थी। प्रशासन प्रतिहार प्रशासन प्रणाली की एक अनूठी विशेषता थी बड़ी केंद्रीकृत नौकरशाही मशीनरी का अभाव। अनुदानों में उल्लेखित केंद्रीय अधिकारियों की श्रेणी को नियुक्त कहा जाता है। फ्यूडेटरी और महासमंतों द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों का प्रशासन उनके उप फ्यूडेटरी के माध्यम से किया जाता था। हालांकि प्रतिहारास अपने फ्यूडेटरी पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति स्मंत फ्यूडेटरी प्रणाली द्वारा संचालित थी।
प्रतिहार राजाओं ने अपने शीर्षक जैसे परमेश्वर महाराजाधिराज का उपयोग किया। ये उपाधियां राजा की सभी अन्य प्रमुखों और राजकुमारों पर श्रेष्ठता की ओर इशारा करती हैं, जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार की। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि महेंद्रपाल डुबोन के शासन के दौरान माधव, जो एक गवर्नर, तनत्रपाल और मुख्य कमांडर महादंडनायक था, को भी महासमंत कहा गया था। उद्भट ने महाप्रतिहार नगर के गवर्नर की स्थिति धारण की और उसे महासमंताधिपति फ्यूडेटरी का प्रमुख कहा गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारियों को फ्यूडल संकेतों के साथ उपाधियां दी गईं। प्रतिहारास के फ्यूडेटरी चहमान, चालुक्य, गुघिलोट और कलचुरी ने अपने अधीनस्थ को सैन्य सहायता प्रदान की। यह संबंध वफादारी और निष्ठा के विचार पर आधारित था। फ्यूडेटरी अपने अधीनस्थ को अनुदानों में अपनी निष्ठा स्वीकार करते थे। प्रतिहारास के पास कई शक्ति केंद्र नहीं थे और उन्होंने मुख्य रूप से कन्नौज में अपने आधार को बनाए रखा। उन्होंने सामान्यतः गैर धार्मिक अनुदान नहीं किए। हालांकि 1036 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक ने एक गैर सांप्रदायिक अनुदान दिया। गुर्जर प्रतिहारास के अधीन गांवों को 12 और 84 के समूहों में विभाजित किया गया था। यह 9वीं शताब्दी के एक चालुक्य फ्यूडेटरी के अभिलेख में उल्लेखित है। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में ये क्षेत्र 12 गांवों या उनके गुणांक में कबीले के नेताओं के बीच वितरित किए गए। गुर्जर प्रतिहार के बाद गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य 10वीं शताब्दी के बाद के आधे में गिरावट पर था। गढ़वाल और कलचुरी उत्तर प्रदेश में क्षेत्रों को नियंत्रित कर रहे थे। मध्य भारत के पूर्वी हिस्से पर कलचुरी, त्रिपुरी, एमपी और चंदेलास, जेझाक, भुक्ति, बुंदेलखंड का शासन था। बाद में कलचुरी को 3 समूहों में बांटा गया। 1 त्रिपुरी, 2 रत्नपुरा, 3 गोरखपुर। राजस्थान, गुजरात और मालवा में विभिन्न राजपूत शासक कबीले जैसे चहमान ने 5 समूहों में विभाजित हो गए। 1 बरोच, 2 जावालीपुरा 12वीं शताब्दी के मध्य, 3 साकंभरी राज, 4 नडुला राज और 5 रणथंभोर 12वीं-13वीं शताब्दी में चहमानों के महत्वपूर्ण शासक कबीले बरोच और रणथंभोर थे। गुघिलास ने 13वीं शताब्दी में मेवाड़, चित्तौड़, उदयपुर पर नियंत्रण कर लिया। तोमारों ने अजमेर और दिल्ली पर कब्जा किया। परमारास ने मालवा और आबू को धारण किया। महत्वपूर्ण ग्रंथ अग्निपुराण 10वीं से 11वीं शताब्दी, जो कमंदक नीतिसारा 8वीं शताब्दी से व्युत्पन्न है, समंतों को सलाह देता है जनता की भावनाओं को शांत करें, अपने अधीनस्थ की मदद करें, उसके सहयोगियों और सहायक को जुटाएं और मित्रों को दुश्मनों से अलग करें। उन्हें जनता को किले की तरह सुरक्षित रखना चाहिए। यह कार्य उनके अधीन से उत्पन्न होता है। दूसरी ओर राजा को अपने वासलों के खिलाफ सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, जिनकी विद्रोह को बाहरी खतरा माना जाता है, जबकि मंत्रियों और अन्य उच्च अधिकारियों की असंतोष आंतरिक खतरा होता है। R.S. शर्मा, भारतीय सामंतवाद। अग्निपुराण इसलिए राजा को विद्रोही फ्यूडेटरी का नाश करने का निर्देश देता है। लेख पद्धति, जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में गुजरात की स्थिति पर चर्चा करती है, एक कानूनी ग्रंथ है जो फ्यूडेटरी की जिम्मेदारियों का उल्लेख करती है। हालांकि अभिलेख स्पष्ट रूप से फ्यूडेटरी की जिम्मेदारियों को नहीं बताते हैं। पट्टालस या चार्टर्स, जो लेख पद्धति में उल्लेखित हैं, राजा और उसके महामात्याओं का संदर्भ देते हैं। मनसोल्लासा 12वीं शताब्दी का ग्रंथ सुझाव देता है कि राजा को फ्यूडेटरी, समंतमान्याकास और मंत्रियों, मंत्रिण, अमात्य और सचिव को भूमि जैसे उपहार देना चाहिए। यह सुझाव देता है कि अनुदान कर्मचारियों, भृत्य और रिश्तेदारों, बंधव को दिया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के उपहारों का उल्लेख किया गया है, जैसे गांव, खदानें आदि। गुजरात में ग्राम स्तर पर राजस्व संग्रह के दस्तावेज, ग्राम पट्टक, उन राजपुत्रों का उल्लेख करते हैं जिन्होंने अपने भूमि को व्यापारियों को राजस्व संग्रहण के लिए पुनः आवंटित किया। लेख पद्धति
मेरुतुंगा का प्रबंध चिंतामणि परमाण भोज और चालुक्य भीम के समय का वर्णन करता है। मेरुतुंगा बताता है, देश का स्वामी एक गांव देता है, गांव का स्वामी एक खेत और खेत का स्वामी कुछ सब्जियां। हर संतुष्ट व्यक्ति अपनी संपत्ति देता है। अनुदान प्राप्तकर्ताओं को राजस्व संग्रहण के लिए राजा द्वारा चार्टर्स दिए गए और वे गांव के स्वामी बन गए। मंसार 12वीं शताब्दी का ग्रंथ राजा को 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है: चक्रवर्ती, महाराजा या अधिराजा, महेंद्र, नरेंद्र, पार्षणिका, पट्टाधर, मंडलेशा आदि। भट्ट भुवन देव का अपराजित पृच्छा 12वीं शताब्दी 9 प्रकार के शासकों का उल्लेख करता है: महिपति, राजा, नारादीप, महामंडलेश्वर, मंडालिका, महासमंता, समंता आदि। विशेष रूप से ब्राह्मणों और मंदिरों को किए गए अनुदान की संख्या विशिष्ट धर्मनिष्ठ अनुदानों से अधिक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल 5 मिनट नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार हमें कमेंट में बताएं। मैं कुंदन आपसे अगली बार मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।